नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका आज के इस लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया है आपने उससे अच्छे से समझा है, उसको पढ़ा है, उसके नोट्स बनाए हैं। और कुछ बच्चे हैं जो लगातार मुझे आंसर राइटिंग भेज रहे हैं, तो उनके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है। साथ ही में मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, 2 दिन अभी क्लासेस नहीं आ पाई हैं क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऑब्वियसली 2 दिन का गैप हो गया है। तो आई होप उस दौरान, जैसे कभी गैप होता है तो आप उस दौरान रिवाइज़ कर लिया करिए चीज़ों को, क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर लिया करिए या वापस से 1-2 लेक्चर देख लिया करिए जो आपको नहीं समझ आए हो या स्किप हो गए हों। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उभरती हुई प्रौद्योगिकी और भारतीय समाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, उभरती हुई प्रौद्योगिकी और भारतीय समाज की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये देखेंगे कि एआई इत्यादि का कैसे हमारे जो है समाज में क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्या प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, महिलाएं हो, जेंडर गैप हो, इत्यादि जगहों पे हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, इसको समझ लीजिए क्योंकि जैसे कि ग्लोबलाइजेशन आप जब समझेंगे या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरनेट से संबंधित इन चीज़ों को समझेंगे तो समझेंगे कि कैसे हमारी सोसाइटी पे अलग अलग एरियाज़ में इनका क्या प्रभाव है। तो जो लोग नए हैं वो मुझे यहाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर सारे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे पीडीएफ इत्यादि और लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे मेरी वीडियोस के। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे उभरती प्रौद्योगिकी और यहाँ पर कह रहे हैं जो प्रौद्योगिकी इतनी बढ़ रही है और भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है। लेकिन उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में जैसे कई सारी टेक्नोलॉजी से 5G हो गया, एआई हो गया, ठीक है, ब्लॉकचेन हो गया, आभासी वास्तविकता, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोट, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रसंस्करण, इन सब में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है कि जब नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं तो डेवलपमेंट तेज़ होता है। ठीक है, और जो समस्याएं हैं उनका हल आसानी से निकलने में आसानी होती है। उभरती प्रवृत्तियों को पहचानने में, उसे जोड़ने के लिए सरकार को कुछ व्यापक और उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, सरकार को नए नए व्यापार और इन सब की आवश्यकता के साथ ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो टेक्नोलॉजी का अपना एक अलग महत्व हर क्षेत्र में सरकार के द्वारा कुछ कदम भी उठाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेन टॉपिक यहाँ पर ये कि एआई और भारत की बात करता है। तो पहले तो हमें एआई भारत का क्या संबंध है या फिर किस तरह से भारत में इसका जो है प्रवृत्तिकरण हमें दिखाई देने को मिलता है, इससे पहले हमें समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसको हम एआई कहते हैं। सरल भाषा में अगर कहे जाए तो एआई जो है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता का विकास करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उत्तम रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग भी बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से मददगार साबित हो सकता है, इसको आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में तो समाज में एआई की शुरुआत कई पेशेवरों को प्रभावित किया। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम किया, वकीलों ने भी एआई का प्रयोग किया, डॉक्टर्स ने इसका प्रयोग किया टेक्नोलॉजी का, ठीक है, एआई का। इसके बाद एजुकेशन फील्ड में भी आप इसका बहुत प्रयोग देखेंगे। लेकिन ये प्रयोग जो है सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, इसने कहीं ना कहीं एक समस्याएं भी उत्पन्न की हैं हमारे समाज में। ठीक है, तो उन समस्याओं को भी हम पढ़ेंगे। एआई और सामाजिक कल्याण के रूप में देखें तो स्वास्थ्य उद्योग में एआई का क्या, जैसे क्वांटम जंप ये किया, एआई रोग की पहचान करता है, चिकित्सा में सुधार में मदद करता है। दूरस्थ क्षेत्र में कोई जैसे चिकित्सा नहीं है, वहाँ पर कोई डॉक्टर, मेडिकल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो किस तरह से एक साथ कनेक्ट करके उसको वहाँ पर भेजा जा सकता है। इस प्रकार अलग निवासी अपने स्वास्थ्य जोखिम का इलाज करने के बारे में चिंतित तो एआई से हल करता है। रोगी की भविष्यवाणी से एआई महामारी की भविष्यवाणी कर सकता है, जिससे चिकित्सा पेशेवरों को होने का समय, तैयार होने का समय मिल जाता है। कोविड के टाइम पे भी आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। एआई छवि पहचान की अनुमति देता है, इससे बीमार, दृष्टिबाधित जो मरीज़ हैं उनसे मदद मिलती है और एआई के अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है एआई के स्वास्थ्य उद्योग में। एआई का कृषि में क्या रोल है, सटीक कृषि का पता चलता है। सटीक कृषि मतलब जनसंख्या वृद्धि से मेल खाने के लिए फसल की उपज को बढ़ाती है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना। ठीक है, 5 ट्रिलियन का वैश्विक उद्योग है कृषि और +5 ट्रिलियन का वैश्विक उद्योग है। और एआई प्रौद्योगिकियाँ
स्वस्थ फसलों का उत्पादन करने, कीटों को नियंत्रित करने, मिट्टी बढ़ती परिस्थितियों की निगरानी करने, किसानों के डेटा को व्यवस्थित करने, काम के बोझ को कम करने, इस तरह के अलग अलग कृषि संबंधी सुधार जो है कार्यों में सुधार करने में मदद करती है। कृषि टेक्नोलॉजी का विकास क्या उसने जैसे कितना टेम्परेचर है, मिट्टी कितने कौन से प्रकार की है, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कौन सा कितना कहाँ पर कौन सा बीज बोया जाना चाहिए, कौन सी खेती की जानी चाहिए, या साइंटिस्ट की भी इसमें काफ़ी मदद की है। ठीक है, कम श्रम की कमी का प्रबंधन, जैसे जैसे कम लोग खेती में प्रवेश करते हैं, अधिकांश खेतों में श्रमिकों की भर्ती में समस्या आ रही है। तो अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमने देखा कि किस तरह से मशीनीकरण ने एक मददगार साबित हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं इसने रोज़गार भी छीना है लोगों का, ठीक है? जो किसानों की एक एक महत्वता थी, एक जो है उनकी उपयुक्तता थी, उसको कहीं न कहीं समाप्त करने में जो है मदद की है। एआई और जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा रोल है। एआई क्या है कि मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि आपने देखा कि कैसे एक प्रकार से जैसे कहीं पर तूफ़ान आने वाला है या इस तरह के कुछ आने वाला है, तो पहले से उसको इत्तला कर देता है, या उस तरह से कोई मौसम की भविष्यवाणी से कोई जैसे कहते हैं कि एआई रोग फैलाने वाले जानवरों, कीड़ों की पहचान कर सकता है। तो इस तरह से ये जलवायु परिवर्तन में मददगार साबित होता है। नैतिकता और सतत विकास में तेज़ी से स्थिरता पर चर्चा कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर भी हाल ही में यूनेस्को द्वारा अनुमोदित सिफारिश एआई रोग सिस्टम ने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की सलाह दी है, जो इसके कार्बन फुटप्रिंटिंग तक सीमित नहीं है। एआई और एक्सक्लूसिव विकास यहाँ पर दिए गए कि सहकारी दृष्टिकोण इत्यादि क्या है। यहाँ पर एआई और सामाजिक चुनौतियाँ क्या हैं, जैसे अब भाई सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो सकते, जैसा कि हमने कहा अभी इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। मतलब क्या क्या चुनौती, चैलेंजेस क्या हैं इसके एआई के, वो समझने हैं। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि लिमिटेड मेमोरी, ब्रेन थ्योरी, सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मचेतन जिसको बोलते हैं, इत्यादि चीज़ें होती हैं। खैर इसमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर है कि इसका उपयोग जैसे कहाँ कहाँ पर हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर गेमिंग में हो जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमने देखा, एक्सपर्ट सिस्टम में, विजन सिस्टम में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, इंटेलिजेंट रोबोट इत्यादि, ये सब क्या इनके अनुप्रयोग हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारी जगह पे जैसे इसके कुछ उदाहरण, इसको सामाजिक चुनौतियों से समझने से पहले एक उदाहरण समझिए कि आज विश्व भर में हवाई जहाज़ों की जो आवाजाही है पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर है। कौन सा हवाई जहाज़ कब किस रास्ते से गुजरेगा, कहाँ सामान पहुँचाएगा, ये सब मशीनें तय करके निर्देश देती हैं। ठीक है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस काम को करने में मनुष्य को समय ज़्यादा लगता था, या जो काम जटिल और दुष्कर होते थे, वह इन मशीनों के दिमाग से मदद से चुटकियों में निपटाया जाता है इनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत में आर्टिफिशियल की कई सारी संभावनाएं, जैसे वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत में कह सकते हैं कि निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का होने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लेकिन अब हम सिर्फ संभावनाओं के साथ साथ उसकी चुनौतियों को हम कह सकते हैं नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सावधानी क्या ज़रूरी रखनी कि इंटेलिजेंस से क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि हमारे रहने, ठीक है, और कार्य करने में भी उसने बाधा डाली है, व्यापक बदलाव लाया है। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी जो टेक्नोलॉजीज़ है, उससे तो उत्पादन और निर्माण के तरीकों में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को तो मिले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि एक अध्ययन के मुताबिक अकेले अमेरिका में अगले 2 दशकों में 1.5 लाख लोग का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रोज़गार जनित जो चुनौतियाँ हैं हम निपट लें उससे, लेकिन सबसे बड़े खतरे का टालना मुश्किल होगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो युक्त मशीनों से जितने फ़ायदे उतने ही खतरे भी हैं। विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे ना, तो मानवता के लिए एक समय पे खतरा पैदा हो सकता है और सभी मशीनें और हथियार बगावत कर सकती हैं। जैसे एक, शायद मैं बहुत साल हो गए इस बात को, रोबोट एक मूवी थी, आई थिंक साउथ के बहुत फेमस हीरो हैं, ठीक है, उनकी मूवी थी, ऐश्वर्या राय के साथ एक मूवी बनी थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रजनीकांत सर के साथ यहाँ पर ऐश्वर्या राय के साथ एक मूवी बनी थी रोबोट करके, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है, मतलब उस टाइम पे बात कर रही हूँ, मुझे धुंधला धुंधला याद है
ठीक है, तो सभी मशीनों और हथियार बगावत करेंगे और ऐसी स्थिति की कल्पना हम हॉलीवुड के टर्मिनेटर जैसी फ़िल्म में की गई है। तो आप देख सकते हैं हॉलीवुड में एक मूवी है टर्मिनेटर, उसमें इस तरह की कल्पना दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि डेटा सुरक्षित चिंताएँ होने लगती हैं। ठीक है, डिजिटाइजेशन साइबर हमले को आसान बनाता है। भारतीय समाज के लिए एआई का सबसे बड़ा खतरा नौकरी व्यवधान है। भाई कहीं न कहीं आप इतने सारे रोबोट इत्यादि आप वेटर्स की जगह पे ले आएँगे। कभी आपने देखा है कि सऊदी अरब का इंटेलिजेंस रिवॉर्ड जैसे सोफिया है, या आज के समय पे हम देख रहे हैं कई न्यूज़ चैनल ने भी एआई को लाके खड़ा कर दिया है न्यूज़ एंकरिंग के लिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं रोज़गार छीन लिया है ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का। अदरवाइज़ कोई व्यक्ति वहाँ पर होता। तो हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि कितनी इसकी हमें ज़रूरत है ना। शिक्षा और कौशल, एआई तकनीकों के लिए नए कौशल की आवश्यकता होगी जिसकी अधिकांश भारतीयों में कमी है। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, एआई में बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह विश्लेषण शामिल है, जिससे डेटा गोपनीयता और सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। नैतिकता, तो लड़ाई, निगरानी, खुद के निर्णय लेने में एआई नैतिक मुद्दों को उठाती है इत्यादि चीज़ों को। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्शन, एआई की क्षमता को उजागर करने के लिए भारत को सही इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्शन की ज़रूरत है। हालांकि कई क्षेत्रों में इंटरनेट की खराब उपलब्धता एआई तकनीक को अपनाने में बाधा भी बना सकती है ना। साइबर सुरक्षा, जैसे हमले एआई सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत को अपनी आबादी और संपत्ति की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि एआई स्वास्थ्य सेवा, वित्त और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक है। ठीक है, अब यहाँ पर अब एक चीज़ और हमें साथ में ये समझनी है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएं, जैसे हमने देखा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने, शिक्षा में सुधार लाने, नागरिकों के लिए अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने, देश की आर्थिक उत्पादकता में सुधार लाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने के समय निकट अब आता जा रहा है। लेकिन ये चैलेंजेस भी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेंडर गैप हम देखेंगे तो तेज़ी से डिजिटलीकरण के समय में एआई जीवन चक्र के हर चरण में महिलाओं की कमी से अत्यधिक असमान आर्थिक तौर पर तकनीकी प्रणाली को खतरा है। अच्छा, एक चीज़ जैसे मैंने कहा कि कुछ चैनल ऐसे हैं जिन्होंने एआई वुमेन्स को वहाँ पर लाके खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का आर्थिक रूप से उन्होंने काम भी छीन लिया ना। ठीक है, STEM जैसे स्टेम आप देखेंगे, मैंने पढ़ाया था ना, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इसमें 43% STEM स्नातक ग्रेजुएशन महिलाएं होती हैं, जो कि उन्नत अर्थव्यवस्था में अधिकांश आप देखेंगे काम करने में मात्र 14% ही महिलाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। ग्रेजुएशन 44% कर रही हैं, पर उसी क्षेत्र में काम मात्र 14% कर रही हैं। एआई दिग्गजों में महिलाएं, शोध से ऐसा पता चला है कि गूगल और फेसबुक पर एआई पेशेवरों में 10 से 15% महिलाएं भी हैं। यह कुछ महिलाओं के साथ तकनीक और आर्थिक प्रणाली को नेतृत्व भी दे सकता है। ठीक है, एआई महिला जैसे गंभीर विविधता, एआई प्रतिभा और गंभीर विविधता के मुद्दों का सामना करती है। एक विशाल लिंग और भौगोलिक कौशल विभाजन के बावजूद एक डेटा और तकनीकी कमी जो आधी दुनिया को ऑफलाइन छोड़ देती है, महिलाओं और लड़कियों को असमान रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद सरकार द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए हैं, वो हम बाद में देखेंगे, वो भी ज़रूरी नहीं। मात्र ये हमें समझना है कि कैसे जो है हमारे समाज पर एआई किन किन क्षेत्रों में कैसा इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। इसको यहाँ पर लाने का तात्पर्य सिर्फ इतना था, इन शॉर्ट वे में आपको बताना कि कैसे अगर आप ग्लोबलाइजेशन लिखते हो या बदलते समय में भारतीय विविधताओं में क्या बदलाव आपको तकनीकी रूप से दिखाई देने को मिलता है, तो इस तरह के पॉइंट्स आप डालोगे तो आपका आंसर बाकियों से भिन्न दिखेगा। ठीक है, आगे की क्या होनी चाहिए रहा, महिलाओं को स्टेम यानी कि स्टेम, इसकी बात करें जो मैंने ऑलरेडी महिलाओं वाले चैप्टर में पढ़ाया है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ्स की बात करें, इस फील्ड में उनकी ग्रेजुएशन करना और जॉब की बात करता है, का अध्ययन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, उन्हें सफल होने के लिए अत्यधिक संसाधन उपलब्ध कराना, और जैसे आउटरीच जैसे कुछ प्रोग्राम लाए गए हैं, स्कॉलरशिप, मेंटरशिप, ट्रेनिंग, इसमें सफलता दिलवा सकती है। कार्यस्थल में विविधता और समावेश से लैंगिक अंतराल को पाटने में मदद मिल सकती है। एक स्वागत योग्य कार्यस्थल और लचीले घंटे इत्यादि को अगर बनाया जाए तो इन सब की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एआई पूर्वाग्रह को कम करना, एआई में लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने के लिए मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा सेटों के पूर्वाग्रहों के लिए जांच की जानी चाहिए। डेटा सेट की विविधता बढ़ाना। ठीक है, वॉइस डिटेक्टिंग और एल्गोरिदम का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि पुराने पूर्वाग्रहों को उनके अंदर इन्वेल्ट कर दिया जाए और उनका वर्क कल्चर भी उसी तरह से होने लगे। महिला विशिष्ट एआई कार्यक्रम बनाना, एआई महिलाओं को समर्थन नेटवर्किंग का समर्थन, नेटवर्किंग, उन्हें समान विचारधारा लोगों से मिलने, नए विचारों को सुनने, उद्योगों के नेताओं से सीखने में मदद करती है। ठीक है, पारिश्रमिक और लाभ समान रूप से उपलब्ध कराना। सॉफ्टवेयर में कई महिलाएं निरंतर असमानता संरक्षण देने, उनकी योग्यता के बारे में सवाल करने की शिकार करती हैं। ठीक है, शिक्षा और पेशेवर उन्नति में निवेश करना,
तो इस तरह से आईटी में महिलाओं का मानना है कि शिक्षा उन्हें सफल होने और अधिक महिलाओं को आकर्षित करने में मदद करेगी। इसे 49% लोगों का कहना है कि उन्नत प्रशिक्षण से उनके काम में सुधार हुआ है। 34 को पदोन्नति मिली, 45% को अधिक जिम्मेदारियां मिली हैं। ठीक है, एआई से जुड़े कुछ मुद्दे जैसे विविधता में कमी, ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग और लैंगिक पूर्वाग्रह। हमने देखा कार्य जीवन संतुलन की बात है तो महिलाओं को काम और जीवन के बीच संतुलन बनाने में अधिक परेशानी हो सकती है, विशेष रूप से एआई जैसे तकनीकी क्षेत्रों में जो उनके पेशेवर विकास और उद्योगों में भागीदारी को बाधित कर सकता है। हमने भी एग्जाम्पल के थ्रू देखा। एआई सिस्टम में पूर्वाग्रह की बात करते हैं, जैसे के साथ साथ जैसे और चीज़ हमें क्या समझनी, जैसे मशीन लर्निंग, जैसे हाँ एक चीज़ और, एआई तो हमने समझा, मशीन लर्निंग भी इसके साथ समझ लीजिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है ना, जो उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है जिसे मनुष्य आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि किसी फ़ोटो को देखकर उसके बारे में बताना। उसी प्रकार एक अन्य काम जो इंसान आसानी से कर लेते वो है उदाहरणों से एग्जाम्पल से सीखना, और मशीन लर्निंग प्रोग्राम भी यही करने की कोशिश करती है, यानी कि कंप्यूटर को उदाहरण से सीखने के बारे में बताना। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम जुटाने पड़ते हैं ताकि कंप्यूटर बेहतर अनुमान लगाना सीख सके। लेकिन अब कम एल्गोरिदम से मशीनों को तेज़ी से सिखाने के लिए मशीनों को ज़्यादा कॉमन सेंस देने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि तकनीकी भाषा में जिन्हें हम रेगुलराइजेशन कहा जाता है, क्या कहता है, रेगुलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण तो है ही, हमने जैसे हॉलीवुड मूवी थी एक माइनॉरिटी रिपोर्ट में टॉम क्रूज जो उनके थे अभिनेता थे, और पुलिसमैन 3 पारलौकिक सी प्रतीत होने वाली शक्तियों से मिली सूचना के आधार पर क्या करते थे, भावी अपराधियों को कानून तोड़ने के पहले ही पकड़ लेते थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में साफ़ सफाई को ही ले लीजिए, ये मशीन लर्निंग प्रोग्राम पता करता है कि नज़र में ना आने वाले कौन से कारकों से मिलने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर यदि एक बार मशीन को प्रशिक्षित कर दिया जाए तो रेस्टोरेंट के गंदे होने के जोखिम का आकलन किया जा सकता है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल की जो संकल्पना है वो पुरानी है, और कई सारी जैसे आप देखेंगे कि गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई का कहना है कि मानवता के फ़ायदे के लिए हमने आग और बिजली का इस्तेमाल तो करना सीख लिया, पर इसके बुरे पहलुओं से उभरना ज़रूरी है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो निर्माण है हमारी सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, लेकिन सच ये भी है कि यदि इसके जोखिम से बचने का तरीका नहीं ढूंढा तो इसके गंभीर परिणाम आगे हमें देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि तमाम लाभों के बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने खतरे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और नुकसानदेह भी। फिलहाल हम नहीं जानते कि इसका स्वरूप आगे क्या होगा, इसीलिए इस संदर्भ में और ज़्यादा शोध की जाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारे समाज में है। ठीक है, इसको यहाँ पर समझ लिया। तो फिलहाल के लिए आज के इस लेक्चर को यहाँ पर इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की गई है कि इंडियन सोसाइटी पे आपके एआई का, मशीन लर्निंग इत्यादि का क्या प्रभाव है ना। इससे संबंधित कोई प्रश्न आपसे पीसीएस में यदि पूछा गया तो आप उसको लिखने का प्रयास करिए, नहीं भी पूछा गया तो इसको और एक बार पढ़ लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि भाई अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है, क्योंकि आने वाले समय पे टेक्नोलॉजी एक अपने पैर फैला रही है, तो भविष्य में हो सकता है 2024, 25, 26 में जब हम एग्ज़ाम दे रहे हो और आगे, तो आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए, है कि नहीं। भविष्य को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं ना, आज की बात तो कर नहीं रहे हैं सिर्फ। तो इसीलिए ये लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और या इस चैनल पे आपको 1 बजे दोपहर में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपको इकोनॉमिक्स की 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की क्लास दी जा रही है। आई होप आपको वो समझ आ रही होगी। उसको निरंतर देखते रहिए, जल्द ही उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। फ़िलहाल 1-1.5 हफ्ते उसको ऑल्टरनेटिव डेज़ पे लाया गया है। अपना ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण मैं भी बीमार हूँ अभी। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।